आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। पाकिस्तान के पेशावर में दहशतगर्दी का जो खौफनाक चेहरा देखा गया, शायद दुनिया ने इससे पहले कभी न देखा हो। 132 बच्चों समेत 141 लोग दहशतगर्दाना हमले में मारे गए। तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। आखिरकार नवाज शरीफ ने माना कि तालिबान को पहचानने में गलती हुई। पेशावर हमले के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान का दोहरा चेहरा भी सामने आ गया। पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के मुलजिम हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी को खुली छूट दे रखी है, लेकिन शायद पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान की थोड़ी नींद जरूर खुली है, क्योंकि जिस लखवी को जमानत दी गई है उसे एक दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लखवी की रिहाई का हिंदुस्तान की तरफ से भी सख्त एतराज जाहिर किया गया था और उसकी मजम्मत की गई थी। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस है? क्या पाकिस्तान का पैदा करदा दहशतगर्द अब उसके लिए ही नासूर बन गया है? आखिर इन नॉन स्टेट एक्टर पर कैसे लगाम लगाया जाए? इन्हीं सवालात का जवाब टटोलने के लिए आज हमारी इस खास बहस में शिरकत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर राजीव त्यागी साहब, सीनियर सहाफी अजय कुमार और जमीयत उलमाए हिंद के तर्जुमान अब्दुल हमीद नोमानी साहब। वहीं दिल्ली से ओबी के लिए जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे अजय साहनी साहब, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और जम्मू स्टूडियो से जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर के साबिक IG पुलिस फारूक खान। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। अपने खास मेहमानों से इस बहस की शुरुआत से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह पेशावर आर्मी स्कूल में पाकिस्तानी तालिबान ने दरिंदगी की सारी हदें पार की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इन शहीदों की छाती से निकली चीख दुनिया की हर सरहद को तोड़ती हुई मंदिरों मस्जिद के मनारों, फकीरों के आस्थानों से लेकर तानाशाहों के दरबारों की दीवारों को चीरती हुई हर शख्स के दिल में दर्द का समंदर बरपा कर गई। हर शख्स यही महसूस कर रहा है कि ये महज 132 मासूमों की मौत नहीं, ये मौत है हर उस शख्स की जो अमन का माहौल चाहता है। ये मौत है उसके खुद की, ये मौत है उसके वजूद की। उसको जला दिया, फिर वो हमने उसको देखा तो गाड़ी पर हमरे नजर हो गए। दहशतगर्द को मौका मिला, वो आ गए, स्कूल के अंदर आ गए। किसने सोचा था कि 16 दिसंबर की ये तारीख दुनिया को इतना गहरा जख्म देगी, जिसकी टीस रहती दुनिया तक महसूस की जाएगी? किस माँ ने सोचा होगा कि जिस लाडले के कंधे पर स्कूल का बस्ता डालते हुए ममता की आगोश में समेट रही है, उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा वो फिर कभी नहीं देख पाएगी। मैंने अपनी आंखों से सारे अपने अपने बच्चे रवाना किए, खुद उनको हॉल में भेजा कि जाओ, तुम लोगों की मौत तुम लोगों का इंतजार कर रही है। बेशुमार ममता के आंचल सूने हो गए, बेशुमार बुढ़ापे की लाठियां टूट गई, बेशुमार नन्हे मासूमों के अरमान, मासूम ख्वाब उनके सांसों के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गए। यार मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। यार बस है ना यार, खुदा को मानो यार। इंसानियत रो रही है, दुनिया रो रही है, ताबूत बनाने वाले रो रहे हैं, जनाजे को कांधा देने वाले रो रहे हैं, दिलासा देने वाले रो रहे हैं, खबर लिखने वाले रो रहे हैं, खबर सुनाने वाले रो रहे हैं, खबर सुनने वाले रो रहे हैं। शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूंगी, खुद मैं एक माँ हूँ, लेकिन मुझे पता है बच्चों का कसूर क्या है। मातम का दर्दनाक मंजर दरिंदों से सवाल कर रहा है, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़कता? फूल जैसे चेहरों को देखकर क्या तुम्हारा दिल जरा भी नहीं पसीजा? नन्हे मासूमों की लाशें बिछाते वक्त क्या तुम्हारे हाथ जरा भी नहीं कांपे? किस मजहब की दुहाई देते हो तुम? किस रसूल की दुहाई देते हो तुम? किस शरीयत की दुहाई देते हो तुम? किस खुदा की दुहाई देते हो तुम? दर्द और गुस्से के दरमियान दिल से यही आवाज आती है, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम इंसान नहीं हो सकते। दिल्ली से शकील अहमद और कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ जब्बार खान, आलमी समय।
नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है 16 दिसंबर का वो सानिया जो पाकिस्तान में पेश आया वो ऐसा सानिया था जिससे इंसानियत रो पड़ी है। वो लोग जो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ मौकों पे तालिबान के साथ हमदर्दी दिखाते हुए दिखते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हुए दिखते हैं, उनके लिए भी ये लम्हे फिक्रिया है कि ये लोग वो दहशतगर्द हैं जिनके साथ किसी तरह की भी हमदर्दी, किसी तरह की भी इनके साथ वाबस्तगी कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए खतरा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अजय कुमार के साथ। सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तान के कई टीवी चैनलों के साथ इनका राब्ता रहा है, पाकिस्तान को करीब से देखा। अजय जी, आपने ये सारा 16 दिसंबर का ये मामला देखा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो आपने रिपोर्ट दिखाई, जो बात कही, मतलब गला भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं इस पे कुछ कहते हुए। मैंने जनाजों पे फूल तो देखे थे, लेकिन पहली बार इन आंखों ने फूलों के जनाजे देखे। बहुत ही पूरी दुनिया के लिए, मैं कहता हूं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चिंता का सबब है कि जो दरिंदगी का पहलू हमारे सामने आया है यह किसी भी देश के साथ हो सकता है। और इसमें जो सबसे चिंताजनक बात है, ये धर्म का मुलम्मा पहनाकर इसको किया गया है। इस्लाम का, इस्लाम क्या है? जहां तक मैं जानता हूं इस्लाम को और मैं समझ पाया हूं, सच्चा मजहब है जो, वो इस्लाम कहलाता है। जो इंसान को इंसान बनाता है वह इस्लाम कहलाता है जी। तो इस दरिंदगी और खौफनाक मंजर में पाकिस्तान का जो एटीट्यूड होना चाहिए, पाकिस्तान एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है जो शायद आने वाला उसका मुस्तकबिल तय करेगा कि पाकिस्तान यहां से कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान। मैं यह सुनना चाहता हूं पाकिस्तान से कि आप यह बात गुड तालिबान और बैड तालिबान से आगे बढ़ चुकी है और बात आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्दों में बैड टेररिस्ट कहना पड़ेगा, आतंकवाद की आलोचना करनी पड़ेगी। और ये गुड और बैड का जो परिभाषा है उसको आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की बुनियाद ही बहुत ही गलत मंजर पे हुई है। आपने इस्लाम को नेशनल हुड के बराबर लाके खड़ा कर दिया। इस्लाम नेशन किसी राष्ट्रीयता का व्यापक नहीं है, किसी राष्ट्रीयता की परिभाषा नहीं हो सकता है। इस्लाम है ब्रदरहुड। और पाकिस्तान को यह भ्रातृत्व का संदेश और इस्लाम के संदेश, उसके सामने एक 1947 में एक मौका था कि वो इस्लाम के परचम को पूरे विश्व में एक मॉडल मुल्क की तरह तब्दील होकर के फैला सकता है, लेकिन दे हैव फेल्ड एज ए स्टेट, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए ह्यूमैनिटी। दे हैव फेल्ड एज ए स्टेट। राजीव त्यागी साहब, जिस तरह का ये मामला हुआ, जाहिर सी बात है इस तरह का कोई सानिया मुझे याद नहीं है। एक वाकया और हो चुका है जब स्कूल में इस तरह से बच्चों की जान गई है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होगा और उन लोगों से होगा जो खुद पाकिस्तान के जरिए दूध पिलाए गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये इस तरह की तंजीमें, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, लश्कर तैयबा हो या दूसरी जो वहां पे ग्रुप्स हैं, उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट का पैट्रोनेज हासिल रहता है। उसके बाद इन लोगों ने किया है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान ने जो की वो उसकी पॉलिसी की भूल थी और वही जिस सांप को उन्होंने दूध पिलाया वो उसे पलट कर काट रहा है? फैजल साहब, मैं पिछले 3 दिन से टेलीविजन सेट नहीं खोला अपना जी। और जो स्थितियां टेलीविजन रिपोर्ट्स की हैं, जो आपने रिपोर्ट दिखाई हैं, मुझे लगता है कि इंसान भावनाओं का पुतला है और किसी की भी मौत हो, किसी का भी खून बहे, इंसान और इंसानियत का खून बहता है। एक बहुत स्पष्ट बात कही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। जी। पाकिस्तान ने जिस वक्त जियाउल हक साहब ने इस तालिबान की शुरुआत कराई थी जी, तो उनको यह अंदेशा कर लेना चाहिए था कि इस पेड़ को बोने के बाद निश्चित रूप से इसके कांटेदार जो कांटे हैं वो पाकिस्तान के दामन को चाक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनकी भूल थी जियाउल हक साहब की। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कभी कभी लिखता हूं तो तालिबान की जो करतूत जो उन्होंने की है बच्चों के साथ, जो बच्चों को मारा है, करतूत से तुम्हारी हैवान की रूह भी कांप गई, करतूत से तुम्हारी हैवान की रूह भी कांप गई, माए तुम्हारी बांझ ही रहती तो अच्छा था।
जी। अगर इनकी माएं बांझी रहती तो निश्चित रूप से इंसान और इंसानियत बचती, मानवता बचती। जो अजय जी ने कहा कि इस्लाम ब्रदरहुड का एक धर्म है, सबको साथ लेके चलने का धर्म है, समाजवाद का धर्म है इस्लाम। उस इस्लाम को आप इस तरह से नापाक करोगे, आप कुरान शरीफ की उन आयतों को भूल जाओगे जिसमें कहती हैं कुरान शरीफ की आयतें कि बूढ़े बच्चे और फलदार वृक्षों को काटना गुनाह है। तो आपने जो काम किया तो निश्चित रूप से आपने तो हैवान वाला काम किया, आपने राक्षसी वृत्ति का काम किया। और जो भी व्यक्ति बंदूक उठा करके निश्चित रूप से किसी की हत्या करता है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। मेरा यह मानना है कि तालिबान को कुचलने के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी को साथ लेना चाहिए, आर्मी को खुली छूट देनी चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को भी, वहां के पॉलिटिकल लोगों को भी निश्चित रूप से आर्मी के साथ खड़े होकर के तालिबान को कुचल देना चाहिए, तभी पाकिस्तान बच पाएगा। सन 47 में हम भी आजाद हुए और सन 47 में पाकिस्तान भी बना। आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंचा? सिर्फ एक ही वजह से कि हिंदुस्तान के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग बाग समझौतावादी हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी विकास हो पाया है। और वहां पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान में जितना कट्टरपंथ है उसी की वजह से, मुझे लगता है कट्टरपंथ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। जहां जहां कट्टरपंथी ताकतें हैं फैजल साहब, चाहे वो लीबिया देखिए आप, चाहे वो सीरिया देखिए आप, चाहे वो इराक देखिए आप, सब जगह इन्हीं वजह से सारे देश मुल्क तबाह हो गए। जिन्होंने कट्टरवाद को बोया, कट्टरवाद ने उन्हीं मुल्कों को खाने का। आपने एक बहुत अहम बात कही है राजीव त्यागी, कट्टरवाद जो है वो कहीं ना कहीं, जो इंतहा पसंदी है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके इस तरह के वाकयात को जन्म देती है, इस तरह के वाकयात को करवाती है। हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब है, जमात उलमा हिंद के तर्जुमान हैं, दीनी रहनुमा है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से तालिबान की तहरीक चली और जिस तरह से तालिबान मंजर पे आया, ये माना जा रहा था कि ये इस्लामिक कॉज को लेकर के, इस्लाम के फरोग के लिए ये लोग बने हैं, चाहे वो तालिबान अफगानिस्तान का हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हो, कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान से जोड़ के देखा जा रहा था। और ये कुछ लोग उनकी हिमायत भी करते थे, दबे जबान उनके साथ हमदर्दी भी रखते थे। लेकिन जिस तरह का वाकया, जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह की वहशत उन्होंने 16 दिसंबर को पेशावर स्कूल में दिखाई, नन्हे मासूमों की जान ली, क्या अब्दुल हमीद नोमानी साहब आपको कोई शक व शुबा है कि ये इस्लाम नहीं है और ये जो उन लोगों ने किया है वो इस्लाम के और मुसलमान के और पूरी इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है? देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसकी बुराई के लिए अल्फाज नहीं है। आप इसको जो है वहशत, बर्बरियत, दरिंदगी, खुबासत, शैतानियत कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यह है कि इस्लाम की जानकारी और वाकफियत के हवाले से वो हम लोगों की जानकारी और ताबीर व तशरीह को ये लोग जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने जिस इस्लाम को जो है दारुल देवबंद जैसे दीनी इदारे में और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इस्लाम की शिक्षा और तालीम हासिल की है, उस हवाले से हम कह सकते हैं कि इस्लाम का नाम जो लिया जा रहा है वो 100% जो है वो बिल्कुल झूठ है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान का वजूद जिस नजरिए और सोच के तहत हुआ है वो जो है वो आज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जहरीला बन चुका है। मनफी सोच और नफरत की बुनियाद पे जो है उसका वजूद आया था और वहां के हुक्मरानों ने और खास तौर से जो है फौजी जो है सरबराहों ने जिस तरह इस निज़ाम को आगे बढ़ाया और वहां के कबायली निज़ाम ने और वहां के कुछ जो है मजहबी तबकात ने भी 34 जो है उलमा ने, जिसमें बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस सब थे, सबने लिख के दिया कि तालिबान तहरीक के नाम पे जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। उनमें जो है जितने बड़े नाम थे, शिया, सुन्नी और देवबंदी, बरेलवी सब जो है, लेकिन यह है कि वहां के हुक्मरानों ने जिन्होंने जो है आगे बढ़ के जिन उलमा ने दहशतगर्दी की मजम्मत की उनको इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर दिया। अभी जो है 1 हफ्ता हो रहा है, खालिद महमूद सुमरो उन्होंने रामलीला मैदान में आके हमारे इजलास में जो है दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मजम्मत की। वो गए सुबह नमाज पढ़ाने के लिए और जो उनको कत्ल कर दिया गया। वहां सारे पढ़े लिखे जो है जितने भी दानिश्वर, बुद्धिजीवी, अच्छे लोग हैं, सबको जो है मार दिया जाता है और ये सरकार उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पाती है। और वहां की जो फौज जो है वो सियासत में जो दखिल हो गई है और वहां जो मजहब और मजहब के नाम पे, शरीयत के नाम पे अलग अलग जो तंजीमें हैं और जो प्राइवेट फौज तैयार हो गई है, ये भी जो है बहुत बड़ा जो है एक सबब है जो वहां का समाज जो है इंतशार, कत्ल गारतगिरी और दरिंदगी की तरफ जो है वो जा रहा है। फौज को जब तक जो है
वो सियासत से पूरी तरह अलग नहीं किया जाएगा। वो फौज के ही लोग जो है, एक ग्रुप जो है इसके साथ है, एक ग्रुप जो है हाफिज के साथ है, दूसरा जो है उसको बढ़ा रहा है। तो ये जो सियासत जो हो रही है फौज में, ये खतरनाक जो है सूरत हाल जो है वो फौज ने जो है वहां पे पैदा कर दिया है। और जो इस्लाम का नाम लिया जा रहा है, ये तो इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है, वो सबको जो है पूरी तरह जो मजम्मत करना चाहिए। इस्लाम में तो हालत जंग में, युद्ध स्थिति में भी बच्चों को, औरतों को, इबादत करने वालों को, खेत में काम करने वालों को, फलदार दरख्त को पानी को जहरीला करने से रोका गया है। जो है वहां फौजी सरबराह जो है, जब भी मुस्लिम फौज जो है वो जाती थी जिहाद में, तो ये हिदायत दी जाती थी कि ऐसे ऐसे मत करना। तो ये कहां की जो है इस्लाम की बात, ये कहां का इस्लाम। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साबिक आईजी फारूक खान साहब भी जुड़े हुए हैं। फारूक खान साहब के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह की हरकत तालिबान ने की है, क्या आपको लगता है फारूक साहब की, चलिए उनकी बात ही मान लें कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके ऊपर पुलिस ऑपरेशन और आर्मी का ऑपरेशन हुआ और अपने ऊपर हो रही ज्यादतियों या अपने ऊपर हो रहे पुलिस एक्शन का बदला लेने के लिए उन लोगों ने इस तरह की चीज की है। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में किसी भी इश्यूज का, चाहे किसी तरह का भी मसला हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, उनका समाधान, उनका हल बंदूक की गोली से होगा, दरिंदगी से होगा, वहशत से होगा, या टेबल पे बैठ करके होगा? फारूक साहब। सईद साहब, यहाँ पे सईद साहब, अगर आप दुनिया में नजर दौड़ाएंगे जी, तो बहुत सी जगहों पे कुछ जो शिद्दत पसंद हैं वो सिर्फ बंदूक की नोक से निकली हुई गोली से ही तमाम मसाइल का हल ढूंढते हैं जी। और जहां तक जिस सानहे के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी, उस सानहे को अगर आप देखेंगे, सब लोगों ने बताया कि उसके बारे में अल्फाज कम पड़ गए, सही बात, उसकी मजम्मत करने के लिए। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस कीजिए तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में खासतौर पर जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया में सन 2009 से लेकर आज तक 1000 से ज्यादा अटैक सिर्फ स्कूल्स पे हो चुके हैं। क्योंकि ये बड़ा अटैक था, इस अटैक की वजह से हमारी नजर इस तरफ गई, लेकिन ये जो सिलसिला था काफी देर से जारी था। यूनाइटेड नेशंस के आदाद शुमार के मुताबिक कि पिछले एक साल में 150 से ज्यादा, करीबन 200 के करीब पाकिस्तान में स्कूल्स के ऊपर अटैक हो चुके हैं। अब ये अटैक्स, क्या वो भी अटैक सिर्फ बदला लेने की गरज से थे जो बहाना तहरीक तालिबान दे रही है इस मसले में? ऐसा हरगिज नहीं है। वो एक छोटी सी वजह उसमें हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी इनका एक टैक्टिक चलता है। फंडामेंटलिज्म जहां पे, और फंडामेंटलिज्म के साथ दहशतगर्दी हमेशा जुड़ामा भाई की तरह जुड़ी हुई है जी। जहां पे भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आएगा, उसने सबसे पहले जो टारगेट करना है वो करना है मॉडर्न एजुकेशन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन को हर किस्म का रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है। बिल्कुल। और ये सिलसिला सिर्फ यहीं पे नहीं है। आप बोको हराम की अफ्रीका में एक्टिविटीज को देखिए, वहां पे ये हो रहा है। आपने चेचनिया में देखा, वहां पे 350 बच्चा जो मरा था, वो क्यों मरा था? अगेन वहां पे भी दहशतगर्दों ने और शिद्दत पसंदों ने उन्हें यरगमाल बनाया था। तालीम, जो मॉडर्न तालीम है, उसको किसी तरीके से भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। हम उसका नमूना जम्मू कश्मीर में सन 90 से देखना शुरू कर गए थे, जिस वक्त खास तौर के ऊपर दहशत पसंदों ने और उनके हमदर्दों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, खासतौर पर जो सरकारी स्कूल थे और खासतौर पर जो प्राइमरी स्कूल्स थे, उनको टारगेट बनाना शुरू किया। उसके पीछे शुरू में तो शायद लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जो लोग हालात पे नजर रखते थे वो ये कह रहे थे कि जहां पे ये प्राइमरी स्कूल को खत्म करेंगे तो ये बच्चा कहां जाएगा? ये फिर उन मदरसों में जाएगा जहां पे शिद्दत पसंदी वाली तालीम दी जा रही है, और इस्लाम की तालीम को तरोड़ मरोड़ के उन बच्चों के जहनों में डाला जा रहा है। मैं इसमें ये जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है, जो सभी कह रहे हैं और ये सारी दुनिया कह रही है कि वो अपना बोया हुआ फल काट रहा है, जैसे अभी त्यागी साहब ने बताया कि बबूल के दरख्त से और क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान आज भी अपनी एक दोगली पॉलिसी जिसकी तरफ जी, वो आज भी बैड और गुड टेररिस्ट का आज भी चला रहा है जी।
लश्कर तैयबा पाकिस्तान की उस हिंदुस्तान के तई जो उनकी पॉलिसी है, उसके लिए लश्कर तैयबा को पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो गुड टेररिस्ट। पिछले दिनों में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अटैक्स हुए हैं लश्कर तैयबा की तरफ से, वो उनके लिए गुड टेररिस्ट हैं। जकी और रहमान लखवी की जो ये कल बेल का मामला उठा है, हमारे लिए जो लोग काउंटर टेररिज्म के साथ जुड़े रहे हैं बहुत अरसे तक, उनके लिए ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जकी और रहमान लखवी उस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उस दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखता है, जो तंजीम पाकिस्तान की टैक्टिकल पॉलिसी को आगे चलाने में पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर काम शाना बशाना है जी। और अब शायद पाकिस्तान एक और गलत एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। शायद वो तालिबान को, तहरीक तालिबान के लोगों को किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए लश्कर तैयबा के लोगों को इस्तेमाल करेगा। वो अपने आप में एक और बहुत बड़ी गलती होगी। आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ऑलरेडी फारूक खान साहब हमारे साथ अजय साहनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अजय साहनी साहब, आपने पेशावर का जो वाकया हुआ है वो आपने देखा है, जो इंसिडेंट हुआ है आपने देखा है। एज सिक्योरिटी एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं? क्या इसको सिक्योरिटी की ब्रीच के तौर पर देखते हैं, या इसको कहीं ना कहीं जो बात कही जाती है कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान ने बनाया उससे यही उम्मीद की जा सकती थी, किस तरह से देखते हैं आप? चलिए, अजय साहनी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, जिस तरह की चीजें वहां पर पैदा हुई हैं, उससे इसी तरह का नतीजा निकलना है। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट और इंतहा पसंद माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसको किस तरह से काबू किया जा सकता है। लेते हैं एक ब्रेक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अगर हाइपोथेटिकली हम ये मान लें कि वहां पे बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती है, तो क्या लगता है कि कश्मीर का मसला हल होने की तरफ जाएगा या मजीद ये पेचीदा होगा? ये जो चीज है ये थोड़ी सी और प्रोकेलाइज हो जाएगी, कम्युनलाइज हो जाएगी, तो इसलिए पेचीदा होगा ज्यादा। सीनियर सहाफी कुलदीप नैयर की बेबाक राय। राहुल को एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लीडर आपने देखा होगा ग्रो करते हुए। क्या लगता है कि अब उनमें कुछ मैच्योरिटी, कुछ बड़ी जिम्मेदारी को शायद आगे निभा पाएंगे? अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर सीखें अपने मिस्टेकों से तो शायद सीख रहा है, लेकिन इसमें अभी सफर उसके लिए लंबा है। देखिए तकरार में सैयद
फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। दुनिया भर में इंसानियत को तबाह करने वाले धमाके अब मामूल की बात बन चुके हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये धमाके और इन्हें रोकने के लिए आलमी सतह पर क्या कोशिशें हो रही हैं ताकि बच्चों के साथ साथ इंसानियत को भी बचाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। पेशावर हमले के बाद पूरी दुनिया करा उठी, सभी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें खिंच गई। अफसोस का इजहार भी सभी ने किया, और हो भी आखिर क्यों ना। सवाल ऐसे मासूम बच्चों का था जिन्हें अभी मुल्क और सरहद की बंदिशों का इल्म भी नहीं रहा होगा। यकीन नहीं हो तो ये तस्वीरें देखिए। बताने से पहले ये फैसला कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि अफसोस का इजहार करने वाले इन मासूमों का ताल्लुक किस मुल्क से है। जी हाँ, ये बच्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के स्कूलों के हैं जो दहशतगर्दी के हमले का शिकार हुए तालिबे इल्मों को याद कर रहे थे। और सबका एक ही सवाल था कि इन मासूमों का कसूर क्या था। पहले सिडनी, फिर पेशावर और अगला निशाना कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान, इराक और मशरिक़ वस्ता में मौत के धमाके तो आम बात हो चुके हैं, जबकि इसमें भी इंसान ही मारे जा रहे हैं। माजी में दहशतगर्दों ने पेट में पल रहे बच्चों तक को भी नहीं बख्शा। गुज़िश्ता दिनों फिलिस्तीन में फिर इंसानियत शर्मसार हुई। मौत के बाद तो इंसान तकलीफें झेलने के लिए बाकी नहीं होता, लेकिन बाहयात लोग मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आलमी सतह पर ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं ले पाता कोई अहम फैसला। कब तक मरते रहेंगे बेगुनाह मासूम। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, जिस तरह का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में और जिस तरह की कत्लो गारत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी मशरिक़ वस्ता में और मुस्लिम मुल्कों में हो रही है, उससे पूरी दुनिया में जाहिर सी बात है रंज भी है, गम भी है और गुस्सा भी है। लेकिन सवाल यह होता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान वो मुल्क जो हम लोगों के साथ साथ जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ पाकिस्तान की तश्कील हुई, पाकिस्तान बना, लेकिन आप हिंदुस्तान में देखिए किस तरह की चीजें हो रही हैं, किस तरह की तरक्की की बातें हो रही हैं, किस तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फरोग हो रही है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखें तो कुछ चीजें वहां भी बेहतर हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वहां भी सारी चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा नासूर वहां बना हुआ है वहां की सिस्टम में, वहां की सोसाइटी में, वो है फंडामेंटलिज्म यानी इंतहा पसंदी। अजय कुमार हमारे साथ हैं। अजय कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के बारे में सोचा और इसकी सोच में यह था कि जब वो मुल्क बनेगा तो सेकुलर निजाम नाफिज होगा, वहां पे किसी तरह का इस्लामिक निजाम नाफिज नहीं होगा, किसी तरह के थियोलॉजिक पे बेस कोई निजाम वहां पे नाफिज नहीं किया जाएगा, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे ये देखने को आया कि जब पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं पसमानदगी की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान जो सेकुलर स्टेट होने के लिए पैदा हुआ था, वो इस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में फंस चुका है कि हर तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है वो वहां पे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो बुनियाद थी उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया फैसल साहब कि पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत अवधारणा पे रखी गई, जहां पे ये बेसिक पोस्टुलेट्स ये लिया गया कि भाई कोई धर्म जो है किसी नेशनहुड का आधार हो सकता है। मैंने बार बार कहा इस्लाम ब्रदरहुड है न कि नेशनहुड है। तो एक तो आपने उस दिन इस्लाम की तौहीन की जब उसको ब्रदरहुड से नेशनहुड पे लाके कन्वर्ट किया। और यहीं पे एक दूसरा कंट्राडिक्शन साथ ही साथ पैदा हुआ कि ये जो थियोलॉजिकल स्टेट के सपोर्टर्स थे जो पाकिस्तान की क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गए, उन्होंने कहा कि जब तुमने धर्म का आधार बनाकर भारत से अलग एक मुल्क बनाया तो इसको धार्मिक स्टेट बना, तो इसको धार्मिक स्टेट क्यों नहीं बनाते, इसमें शरिया के लॉ क्यों नहीं लागू होते। और आज जबकि वहीं कहीं ना कहीं इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन, इनहेरेंट का, जबकि वहीं पे भारत ने इक्वलिटी ऑफ वुमेनहुड, इक्वलिटी ऑफ ब्रदरहुड, डेमोक्रेसी जैसे चीजों को लेके आगे बढ़ा और वो कंफ्यूज से रहे कि उनको थियोलॉजिकल स्टेट होना है या एक मॉडर्न स्टेट होना है, मॉडर्न एजुकेशन, जैसा अभी फारूक साहब ने भी इशारा किया। देखिए, एक और मसला है, आज पाकिस्तान कितने बड़े कंट्राडिक्शन में तब्दील हो चुका है। एक और घटना 16 तारीख को ही हुई है जिसकी तरफ संभवतः हम लोगों का ध्यान नहीं गया, वो है इराक में 150 गर्भवती महिलाओं को जी मौत के घाट उतार दिया गया। जी, वहां तो कोई एजुकेशन का सवाल नहीं था जी,
उनसे कहा गया कि तुम इस्लामिक तौर तरीके से हमारी दास हो और वो उस तरह से निकाह करो, और नहीं तो तुम्हें, जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उनको 150 महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया। और आज जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, वहां पे देखिए पाकिस्तान जो दानिशमंदी की बात करें, 2 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से नोबेल पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान को पहला मिला और दूसरा मलाला यूसुफ के लिए। और दोनों के दोनों कैरेक्टर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतना बड़ा सम्मान मिला, वो पाकिस्तान में उनकी मजम्मत की जाती है, उनकी आलोचना की जाती है। और अब तो एक नई तहरीक वहां पे चल पड़ी है, वो है फिक्रा की तहरीक की जो सिया हैं, अब तो हिंदुइज्म से भी वो आगे बढ़ चुके हैं कि जो उनके हमवतन हैं, जो सिया हैं, उनको कहते हैं ये फिक्रा है, ये काफिर हैं, इनको मौत के घाट उतार दो। और जो सालिम साहब, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं रिलीजियस इंटॉलरेंस उस सोसाइटी में बहुत है, रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से बहुत सारी वहां पे गलतफहमियां हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस भी इसको कैसे कहें फैसल साहब, आप सिया को भी अब मुसलमान मानने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, अपने पंथ को मान रहे हैं, अपनी जो सेक्ट है, अपना जो बिलीफ है, फिर उसको कल आप सिया में आ जाएंगे कि ये पेशावर का सिया ही सर्वोत्तम है, कराची वाला नहीं है, ये कन्वर्टेड सिया है, हम ओरिजिनल। जाहिर सी बात है, ये पूरी बात कहीं ना कहीं टॉलरेंस से ही जुड़ी हुई है। राजीव त्यागी जो बात, जो नक्शा खींच रहे हैं अजय कुमार, उसमें जो बात समझ में आ रही है कि इनटॉलरेंस का बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रहा। दूसरी बात ये, तालीम को भी बहुत ज्यादा वहां अहमियत नहीं गई। और तीसरी बात ये जो इन्होंने कही कि जब मुल्क ही बना था धर्म के नाम पे, तो वहां धार्मिक स्टेट या धार्मिक ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वो तो आनी ही थी, वो उसका ऑफशूट था। आप कैसे देखते हैं, अगर पाकिस्तान शुरू से ही इन सारी चीजों पे, जैसे एक छोटी सी बात आपको कहें कि आज हिंदुस्तान में जमींदारी की प्रथा समाप्त हो गई, जमींदारी का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया। पाकिस्तान में आज भी वडेरे होते हैं, चौधरी होते हैं। हिंदुस्तान में इसलिए हुआ कि हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जमींदारी बॉन्ड देकर के उनको खत्म कर दिया। वहां पे ये सारी चीजें नहीं हो पाई। ये जो चीजें वहां बुनियादी तौर पे आजादी के बाद नहीं हो पाई, उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए फैजल साहब, जब पूरे विश्व में संचार क्रांति हो चुकी हो तो आप कबीलों में नहीं रह सकते। अगर आप कबीलों में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पूरे देश का, पूरे मानवता का नुकसान करने का काम कर रहे हैं, जो लोग बाग अभी भी कबीलों में रहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। कुरान शरीफ में भी आया कि जिस राष्ट्र में रहो, सिखाया गया है, बिल्कुल दर्शाया गया और कहा गया है मोहम्मद साहब के द्वारा कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब राष्ट्र है, राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र की अवधारणा का मतलब सीधा सीधा यह है कि उस मुल्क में रहने वाले लोग बाग, उनकी तरक्की हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, तब जाकर के आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेसिक अंतर यह है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग बाग बहुत सेकुलर जमात के लोग बाग हैं, वो एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। यहां मसाइल जो है शिक्षा है, यहां मसाइल चिकित्सा है, यहां मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि देश कैसे आगे बढ़े। वहां मसाइल इस बात पे कि हम लोग बाग किस तरह से अपने अपने कबीलों को मजबूत करने का काम करें। नेशनलिज्म कहीं ना कहीं पीछे चला गया, पीछे चला तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी बात जो भी बहस में उठी थी कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो एक अंग्रेजी की कहावत है, वंस मैन पॉइजन इज अनदर मैन्स नेक्टर। इस कहावत के हिसाब से आप तालिबान को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तालिबान का मतलब तालिबान है, जिसके आदमी के हाथ में बंदूक है, वो बंदूक की गोली कभी भी फैजल साहब ये नहीं देखती, नहीं बंदूक की गोली कभी ये नहीं देखती वो किसके लग रही है। बंदूक की गोली का काम होता है लगना। तो जिस आदमी के हाथ में बंदूक है वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक ईगोइस्ट व्यक्ति हो जाता है और उसको किसी का भी कत्ल करने में कहीं भी गुरेज नहीं होती, जो उसके रास्ते में आता है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से ये चीज बोई है उसको वो काटनी पड़ रही है। पाकिस्तान, अगर मैं सलाह देना चाहूंगा, अगर कुछ लोग बाग पाकिस्तान के सुनते हैं इस बहस को, पाकिस्तान की आईएसआई को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस टाइम एक होकर के कट्टरपंथी जो वहां पे मौलाना है या कट्टरपंथी जो लोग बाग हैं उन पे निश्चित रूप से क्रैकडाउन करना पड़ेगा, तालिबान पे क्रैकडाउन करना पड़ेगा। आपने एक अच्छी बात कही है। अभी फारूक साहब जब बातचीत कर रहे थे, फारूक साहब ने एक बात कहा कि वहां पे मॉडर्न एजुकेशन के जितने भी इदारे हैं, जाहिर सी बात है 1000 स्कूल पे अब तक तालिबान, खासकर स्वात वजीरिस्तान का जो मलाकंड का जो एरिया है वहां अटैक कर चुके हैं। पिछले साल खुद अकेले एक साल में 200 स्कूल को जलाया गया है। कल मैं देख रहा था इंटरव्यू जनरल मुशर्रफ का, वो कह रहे थे कि जब उनके दौर में ये बात हुई थी तो मुल्ला रेडियो जो स्वात का तालिबान कमांडर है, उसने ये सारी हरकतें की थी और वो फौज की दबिश के बाद वो भाग करके अफगानिस्तान चला गया था। आज भी अफगानिस्तान में, लेकिन
फौज का जो ऑपरेशन विड्रॉ किया गया तो वो फिर से सक्रिय हो गया, फिर से एक्टिव हो गया और फिर से स्कूल्स पे अटैक होने शुरू हो गए। एक बात जो फारूक साहब ने कही कि जब वो मॉडर्न स्कूल्स पे, जो मॉडर्न एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं, उनको अटैक करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि बच्चे निकलकर फिर कहीं ना कहीं जो दीनी मदारिस हैं वहां जाएं और वहां फिर ये जो इनका अपना वर्जन ऑफ इस्लाम है वो सिखाते हैं। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वो इस्लाम नहीं बताते हैं जो इस्लाम है, बल्कि उसको डिस्टॉर्ट करके, उसको तोड़ मोड़ के पेश करते हैं और बताते हैं दुनिया में इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में, और उनके जहन साजी करते हैं। अब्दुल हमीद नवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या पाकिस्तान के मदरसों में इसी तरह की तरबियत दी जा रही है? नहीं, ये फारूक सईद साहब ने जो तज्जिया और समीक्षा की है उससे पूरी तरह इत्तेफाक जो है नहीं किया जा सकता है। वहां के जितने बड़े मदरसे हैं, वहां के सबसे बड़े आलिम जो हैं वो शेखुल इस्लाम कहे जाते हैं और जो है चीफ जस्टिस भी रहे हैं मौलाना तकी अहमद उस्मानी जो है, और उनके भाई मुफ्ती रफी साहब हैं। ये लोग जो है पूरी तरह कंडम करते हैं दहशतगर्दी को। और जो दूसरे उलमा जितने बड़े हैं, मैंने 34 उलमा जो जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के सभी, लेकिन हुकूमत जो है ऐसे लोगों को आगे नहीं लाती है, तहफ्फुज जो है फराहम नहीं करती है। ये जो है वो जो देख रहे हैं ये लोग जो हुकूमत में है, हुकूमत में, फौज में और निजाम में, देखिए चाह रहा हूं कि तालीम में जो पढ़ाया जाता है, ये जहन में रखिए कि जो बच्चे होते हैं उनका माइंड बहुत इंप्रेशनेबल होता है, उनके जहनों पे चीजें नक्श हो जाती हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में उनको इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएं, बताई जाएं, समझाई जाएं, दिखाई जाएं, तो उनके जहनों पे बुरा असर पड़ता है, जिस तरह फारूक साहब ने इशारा किया। नहीं, वो ये बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के जिन इलाकों की बात आप कर रहे हैं वो जो है ट्राइब और कबायली निजाम है, और उसकी फितरत में जो शिद्दत पसंदी या कट्टरता है उसका ताल्लुक जो है इस्लाम से, मजहब से, मदरसों से बिल्कुल नहीं है। फारूक साहब ने जो तज्जिया किया है मुझे इससे इत्तेफाक नहीं। मैं भी चूंकि पाकिस्तान के बारे में वहां के जो दानिश्वर और मुसन्निफीन शोरा वदबा जो करते वो पढ़ता रहता हूं, जानता हूं। ये तज्जिया बिल्कुल जो सही नहीं है। मदरसे वालों को, जो मदरसा है वहां दारुल हक्कानिया है या दारुल कराची वगैरह है या दारुल जो है यूसुफ बिन नूरी वगैरह का है, ये सारे उलमा को जो है उन लोगों ने मरवा दिया और हुकूमत ने कोई जो है तहफुज फराहम नहीं किया। जितने बड़े मदरसे वाले, या मोहम्मद हुसैन नईमी है जो बरेलवी फिरके के हैं, या अल्लामा साजिद वगैरह जो शिया फिरके के थे, सबको इन लोगों ने मरवा दिया और तहफुज फराहम नहीं किया। और ये कबायली जो है उनकी जो है फितरत में और जमींदारान नेता जो लोग चुन के आते हैं वो सब उसी इलाके के होते हैं, वो डेरे होते हैं, नवाब होते हैं। और पाकिस्तान भी उन्हीं लोगों ने बनवाया जो जमींदार थे, जागीरदार थे, नवाब थे। और गांधी जी से जो जिना का इख्तिलाफ हुआ उसी जो है शहरी और जो है देही निजाम को लेकर। गांधी जी कहते थे देही निजाम की तरफ जाना है, ये कहते थे शहर की तरफ जाना है। वापस आऊंगा नवानी साहब, राजीव ताई कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं मेरी राय में बहुत बड़ी बात है, लोगों को बहुत छोटी लग सकती है। मेरे हाथ में गीता है और एक मुसलमान कुरान लेके चले, क्या गीता और कुरान से सिर्फ रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। दीनी तालीम एक व्यक्तिगत मसला है और दीनी तालीम में कौन कितना पारंगत होगा ये व्यक्तिगत उसकी निष्ठाओं पे, जाहिर सी बात है, निष्ठाओं पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा कहना है कि एक व्यक्ति के हाथ में कुरान भी और साइंसी किताब भी हो तभी जाकर के वो दुनिया के साथ चल पाए। हम चलते हैं श्रीनगर, हमारे साथ फारूक साहब है। फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। फारूक साहब। मैं फैसल साहब, मैं सबसे पहले मौलाना नवानी साहब से माजरत चाहूंगा। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था कि तमाम मदारिस जो हैं वो इस तरीके की तालीम, जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जिन मदारिस की तरफ नवानी साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं वो वाकई ही दीनी इल्म के बहुत बड़े मराकज हैं और बहुत अच्छे अच्छे उसमें जो मुफक्कर हैं वो आकर पढ़ाते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं उन मदारिस का जिनको ये दहशतगर्द तंजीमें खुद चला रही हैं। बिल्कुल, हाँ, वो ट्राइब एरिया में कितने मदारिस चला रही हैं, खास इलाके की बात। उसके अलावा आपके इनके मदरसे जहां इनका निजाम चलता है और अपना इस्लाम बताते हैं। नवानी साहब, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जमात दावा के वो मदारिस जिनमें जम्मू कश्मीर पर अटैक करने के लिए दहशतगर्दों को तैयार किया जाता है, वो आपके सियालकोट में चल रहे हैं, वो आपके हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस एरिया में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ट्राइबल एरियाज में चल रहे हैं। आपके लाहौर के पास भी वो सेंटर्स चल रहे हैं जिसके बारे में अक्सर मौके के ऊपर हमारी सरकार ने, पाकिस्तानी सरकार की त्वचा भी दिलवाई।
ये वही बात आ जाती है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। मेरा हरगिज उन तमाम जो जहां पे सही तरीके से दीनी तालीम दी जा रही है हम उनको हमेशा सलाम करते हैं उन इदारों को, लेकिन ये वो इदारे हैं जहां पे जिनकी तमाम जो नज़्म नस्क है वो इन दहशतगर्द तंजीमों के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हाथों में, और वहां पे ही ये इस किस्म के दरिंदे पैदा किए जाते हैं। और और हमारे यहां आप यहां पे एक आपने जिक्र उठाया था कि इन तमाम चीजों के लिए तमाम दुनिया में ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की वजह से जो दहशतगर्दी फैल रही है उसका जिम्मेवार कौन है, और उसमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड की रिस्पांस क्या होनी चाहिए। देखिए, हम अपने पड़ोसी से तंग हैं क्योंकि पड़ोसी के उधर होने वाला हर एक छींटा हमारी तरफ भी आ रहा है जी। और इस पड़ोसी ने 47 से लेकर आज तक हमें उसी तरीके से अपने निशाने पर रखा है, अपनी उस फॉरेन पॉलिसी का जिसमें दहशतगर्दी उनकी एक वाज़िया उस पॉलिसी का हिस्से के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसकी तरफ मैं पहले भी इशारा कर चुका हूं। हम जब तक इस मुल्क को जो ऑलमोस्ट एक रोग नेशन बन चुका हुआ है उसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका बिखरना भी हमारी सेहत के लिए, हमारे अमन और चैन के लिए सही नहीं है। आज वो कंट्री जो है वो ना तो फौज के हाथ में है, पुलिस का कहीं जिक्र ही नहीं है, पॉलिटिशियंस स्वाय टेलीविजन के ऊपर अपने पैगाम देने के अलावा और अफसोस जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। उन इलाकों के ऊपर एक मुल्क जिसका बहुत बड़ा इलाका जो है वो मुल्क की अथॉरिटीज के असर में ही ना हो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मुल्क बाकी तमाम ममालिक के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। और ये जो कुछ ये करते रहे हैं, पहले हमारे साथ हुआ, फिर उसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हुई वहां पे, और जिस वक्त आप एक आदमी को बंदूक दे के उसको पावर का एहसास दिलवा देते हो, फिर उससे वो या उस गिरोह से वो बंदूक वापस लेना और उसको फिर उस पावर से महरूम करना वो पॉसिबल नहीं रहता। ठीक है। और आज हमारा वापस आऊंगा फारूक साहब, हिंदुस्तान आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ अजय साहनी साहब हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय साहनी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की बात हो रही है, फारूक साहब जो रिटायर्ड आईजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिसी के तहत भी वहां पे एक्सट्रीमिज्म को और टेररिज्म को प्रमोट किया गया है, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी दूसरी चीजों के नाम पे, और वही चीज कहीं ना कहीं आज बैकफायर कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह का निजाम वहां पे बना हुआ है, एक बात और फारूक साहब ने कही कि जो हमारे पड़ोस में होता है उसका छींटा, उसके जो असरात हैं वो हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की सिचुएशन में क्या ये लगता है कि जो टेररिज्म और जिस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं भारत भी अछूता नहीं रहेगा? अजय साहनी, देखिए, भारत अछूता कैसे रहेगा? ये तो 25 साल से यहाँ पे टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के स्टेट की तरफ से। ये नहीं है कि स्टेट का कुछ रोल है इसमें। मैं साफ कहूंगा कि जितने भी भारत में ये तंजीमें काम कर रही हैं, जितनी अफगानिस्तान में तंजीमें काम कर रही हैं, टेररिस्ट दहशतगर्द तंजीमें, ये सब स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये उन्होंने ये फौजें खड़ी की हैं। नुमानी साहब कह रहे थे कि देखिए बहुत अच्छे इदारे हैं, ये सब है, और लेकिन उनके सब लीडरान को मार दिया गया पाकिस्तान में। स्टेट सिर्फ सपोर्ट करती है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के, जी बेशक। और पाकिस्तान को इस वक्त अगर परेशानी है तो वो सिर्फ एक तंजीम से है, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो गुड तालिबान बैड तालिबान की जब बात करते हैं, वो सिर्फ तहरीक तालिबान में पाकिस्तान में जो लोग सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं उनको वो गुड तालिबान कभी कह देते हैं, और बाकियों को जो सिर्फ बंदूक के जोर पे और दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान में, उनको वो बैड तालिबान समझते हैं। और जब टॉक्स ब्रेकडाउन कर जाती हैं तो सब बैड तालिबान हो जाते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी जिक्र अफगान तालिबान का नहीं आता, कहीं भी जिक्र लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और ये सब जो इंडियन मुजाहिदीन, ये जो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं बार बार एक चीज पे जोर डालता हूं कि इन सब के नाम आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, क्या है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो दहशतगर्द तंजीम है वो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की फौज। बाकी सब इसके बनाए हुए पुतले हैं।
ये कभी एक को उछाल देते हैं तो लश्कर तैयबा बहुत उछल जाता है, कभी वो जैश मोहम्मद को उछाल देते हैं तो जैश मोहम्मद बहुत बड़ी चीज बन जाता है, फिर उससे अलग हो जाते हैं तो कोई और तंजीम बन जाएगी। इससे ये सब मैं आपकी बात में समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तंजीमें हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये कहीं ना कहीं कठपुतलियां हैं और इनको सपोर्ट करने वाला, प्रमोट करने वाला जो स्टेट एपरेटस है, उसको अपने नजरिए को, अपनी पॉलिसीज को बदलना होगा, चाहे आईएसआई हो, चाहे वहां की फौज हो। अजय साहनी साहब, इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहां पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेते हैं ब्रेक। I breathe adventure in every breath. I breathe duty and devotion for my country. I breathe easy knowing that the Navy will take care of my family. I am a naval officer. I have an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in गया मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, ओ लगी कैंची गमा दी, ओ लगी कैंची गमा दी। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट अजय साहनी ने एक बहुत अच्छी बात की कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का जो फर्क है वो बिल्कुल नहीं है, और टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो सिर्फ एक दो जगह से गाइड होता है और वहीं से वो उसके फाउंटेन हेड हैं, चाहे वो आईएसआई हो चाहे पाकिस्तान की फौज हो, अपनी जरूरत के हिसाब से वो ग्रुप्स खड़ा करते रहते हैं। आज से कुछ दिन पहले जमात-उद-दावा का नाम कुछ और था, आज जमात-उद-दावा है। वो इस तरह की चीजें करते रहे जब तक कि वहां के सिक्योरिटी एपरेटस में जो वहां के हसास इदारे हैं उनमें ये बेदारी नहीं आएगी, ये सोच नहीं आएगी कि ये वो लोग हैं जिनका साथ देना, जिनको प्रमोट करना खुद मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तब तक ये नासूर ही बना रहेगा और इससे निकलता हुआ खून पूरे मुल्क को तबाह कर देगा। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का मामला हुआ है वहां पे उसको अगर आप ये देखें कि स्टेट पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं तो क्या कश्मीर को लेकर के इस तरह की स्टेट पॉलिसी है? अगर लश्कर तैयबा है तो कश्मीर से जुड़ी हुई तंजीम है, लेकिन दूसरी जो तंजीमें वहां पैदा हो गई उसको किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है? अजय जी देखिए, यहाँ पे जो मैं मूल बात आपसे कहना चाहूंगा कि पता नहीं मतलब पाकिस्तान ने, चाहे जैसे अभी फारूक साहब भी कह रहे थे कि अब लश्कर तैयबा को वो आगे करके तहरीक तालिबान को कंट्रोल करना चाहे, अब हाफिज सईद को आगे करने की कोशिश है, हाफिज सईद वर्सेस हक्कानी करने की कोशिश की है। पता नहीं मतलब पाकिस्तान को आखिर हिंदुस्तान से प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान का विवाद देखिए चाइना से भी बॉर्डर को लेकर के है, लेकिन बाकी चीजों पे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बुरी तरह से हिंदुस्तान से परेशान है और ऐसा लगता है कि 47 से आज तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज ने और आईएसआई ने अगर इंडिया सेंट्रिक चीजें करते हैं, बस इंडिया से किस तरह से निपटना है, इंडिया को कैसे तबाह करना है। और
1971 में मुझे तो लगता है बांग्लादेश इनसे अलग होकर के आज उसके टका का मूल्य इंटरनेशनल कम से कम दहशतगर्दी वहां नहीं है और वो एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे चला गया। मैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा देख रहा हूं, जो जिसकी तरफ फारूक साहब ने भी इशारा किया, वो खतरा ये है कि पाकिस्तान अगर बिखरता भी है, देश किसी इकबाल से चलता है और पाकिस्तान में मौजूदा हालात में इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अटैक अगर कोई एक चीज फंक्शनल थी पाकिस्तान में जिसको सब लोग मानते हैं तो वो थी आर्मी जी। अब ये अटैक यह बताता है कि आर्मी का भी इकबाल खत्म हो गया है जी। और ये एक आर्मी के स्कूल पे अटैक हुआ है, बिल्कुल ये एक बहुत खतरनाक बात थी कि और स्कूलों पे अटैक हुआ, लेकिन आर्मी के बच्चे, फौजियों के बच्चे, मतलब जो फौज एकमात्र चलता हुआ इंस्टीट्यूशन था, वो भी कहीं ना कहीं जुडिशियरी खत्म है, जैसा इन्होंने कहा, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहां से आगे पाकिस्तान कहां जाएगा और वो जिस दिशा में जाएगा उसका भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स पे क्या व्यापक असर होगा, यह सोचने की जरूरत है। दो बातें, और दो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यहां पे बैठे हैं, उनके जानिब से मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि देखिए, जब यह अटैक तालिबान ने प्लान किया है तो उसे मालूम है कि इसके बाद कहर टूटेगा जी, और वो आर्मी वहां इंगेज होगी, तो निशाना कहीं और है। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो जानते थे कि पाकिस्तान के स्कूल को अटैक करने के बाद वो महफूज रहेंगे। और आज पाकिस्तानी आर्मी, मुझे ऐसा लगता है कि एक टैक्टिकल एरर कर रही है, पूरी की पूरी उसकी ताकत इस वक्त उन इलाकों पे कंसंट्रेट कर रही है जहां पे ये लोग, और उनका निशाना कहीं और है। शायद उस खतरे की तरफ चिंतित होने की जरूरत है, ध्यान दिए जाने की जरूरत है और काउंटर स्टेप्स लिए जाने की जरूरत। राजीव जी, जो बात कह रहे हैं अजय कुमार की, जिस तरह की चीज हुई है, जाहिर सी बात तालिबान को भी इस बात का एहसास रहा होगा कि आर्मी स्कूल पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक करने के बाद वो महफूज नहीं रहेंगे, आर्मी की पूरी ताकत वहां झोंक दी जाएगी। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि जो भी कत्ल गारत वहां हो रहा है, जिस तरह की स्थिति बन रही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात तो नहीं है कि कहीं उस तरह की चीजें हमारे यहां हिंदुस्तान में करने की कोशिश तो नहीं की जा सकती है। हिंदुस्तान आज के दिन में इन सारी चीजों को लेकर कितना सुरक्षित है, कितना महफूज है? देखिए फैसल साहब, मेरा जो मानना है, आदिकाल से भारतवर्ष ने कभी भी अपनी सीमाओं का अपने लाभ के लिए अतिक्रमण नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान एक अमन पसंद देश रहा है, भारतवर्ष एक अमन पसंद देश रहा है। हमारे देश में निश्चित रूप से ये हमारे देश एक बड़े भाई की हैसियत से पाकिस्तान के साथ रह सकता है और हम रहने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन ये पाकिस्तान को सोचना है कि वो हमें बड़े भाई जैसा सम्मान दे और अपने आप को छोटा भाई मानते हुए हमसे जो भी मदद ले सकता है मदद ले अपने इस कृत्य में। तो झगड़ा तो यही है कि बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं, लेकिन भाई हो सकते हैं। बात ये दिक्कत ये है, देखिए बड़े भाई और छोटे भाई आज के डेट में सिर्फ मैं ये मानता हूं अर्थ की शक्ति को आप बड़ा भाई छोटा भाई मान सकते हैं। चलिए, अच्छी बात आपने कही, लेकिन इकोनॉमिक पावर जो है उस हिसाब से हम बड़े भाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में आज ये हुआ है, निश्चित रूप से इसकी हमारे को भारतवर्ष को भी बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, जो अजय जी ने कहा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो कट्टरपंथी हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, उनको भी निश्चित रूप से इसे सीख लेनी चाहिए कि इन चीजों से देश खत्म होते हैं, इन चीजों से देश पीछे जाते हैं, इन चीजों से कौम की कौम बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को जो हमारे देश में भी सर उठाना चाहती है, उनको भी निश्चित रूप से इससे एक सबक लेना चाहिए और अपने कट्टरपंथ को अपने बिल के अंदर बांट देना चाहिए। एक चीज आपसे जोड़ के पूछ लो कि आपने ये कट्टरपंथ का और जो आप बता रहे हैं कि फंडामेंटलिस्ट ताकतें जो हिंदुस्तान में भी है, चाहे जिस मजहब की हों, उनको भी सबक लेना चाहिए, हिंदुस्तान के सिस्टम को भी समझना चाहिए। लेकिन राजीव जी, आप देख नहीं रहे, पिछले कुछ दिनों में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बहुत तेजी से सर उठा रही हैं। क्या ये वक्त है कि उनको वहीं दबाया जाए? मैं एक चीज कह सकता हूं, देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा, कई बार टीवी चैनल्स पे विषय धर्मांतरण हो जाता है और इसमें हिंदुओं की तरफ से एक पहल कह सकते हैं जो की गई है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसको नकारने का काम अगर कोई कौम करेगी तो हिंदू कौम ही करेगी, ऐसी ताकतों को, और ऐसी ताकतों को निश्चित रूप से पर्दे के पीछे धकेलने का काम भी करेंगे हिंदू लोग बाग। मेरा यह मानना है कि हिंदू लोग बाग, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, यहां के हिंदू और मुसलमानों को जो जेनेटिक
सिस्टम है वो दोनों का एक जैसा है। तो इसीलिए हम लोग बाग सेकुलर जमात के लोग बाग हैं, और जहां जहां सेकुलर जमात के लोग बाग रहते हैं वहां तरक्की होती है, वहां मानवता होती है, वहां मुल्क आगे बढ़ने का काम करता है। और पाकिस्तान में जो स्थिति है वो कट्टरवाद की स्थिति है, कट्टरवाद की स्थिति है, पाकिस्तान भुगत रहा है। इंतहा पसंदी है, इंतहा पसंदी हर तरह की बीमारी को पैदा करती है। अब्दुल हमीद नवानी साहब, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के माहौल में पाकिस्तान जी रहा है, एक तो ये बताइए मुख्तसरन कि उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको क्या राय दी जा सकती है, किस तरह से इस तरह की इंतहा पसंदी को, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी को काबू किया जाए। देखिए, परसों भी आपके साथ इसी चैनल पे बात हुई थी, वहां जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वैचारिक और नजरियाती तौर पे जो असर होता है वो बहुत गहराई तक होता है। तो वहां बहुत हैं और मजहब की जो ताबीर व तशरीह हुई है, आप देखेंगे जब रसिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उसके बाद जो है वहां के जो मजहबी लोग थे उनकी जबान जो है बिल्कुल बदल गई और उसमें शिद्दत आती चली गई। जब जबान की शिद्दत आती है और उसमें जबान से भी आदमी दहशतगर्दी का काम करता है, और जो फिर जो ग्रुप बने तो एक दूसरे उससे आगे बढ़ने के लिए, मकबूल बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए, हावी होने के लिए और जो है ताकत हासिल करने के लिए और एक दूसरे से मदद लेने के लिए ये जो घालमेल हुआ है, और जो फौज की जो है वो सियासत में बहुत ज्यादा जो है मुदाखलत हुई है और बहुत ज्यादा रुचि और दिलचस्पी हुई है, सबने माहौल को बिगाड़ा है। वहां आम आदमी को जो है हथियार देने का सब्जी की तरह, जिस तरह खरीदो फरोख्त जो है उन इलाकों में हथियारों की जो होती है, इस पे पूरी तरह रोक छोटी सी बात इस पर जो है पूरी तरह रोक लगना चाहिए। फौज को जो है सियासत से अलग करना चाहिए, और जो ये तंजीमें संगठन है, मदरसे हैं, सबको कहे कि जो तुम्हारा काम है मदरसे वो करो और पढ़ाना है, ये जो है आप हथियार उठाने का कोई काम आप एक समय पाकिस्तान में मौलाना अजहर मसूद हुआ करते थे, लश्कर तैयबा के या जैश मोहम्मद के, आज हाफिज सईद हैं, कल कोई और होगा। क्या मौलाना अजहर मसूद को पर्दे के पीछे करने के बाद आतंकवाद कम हुआ पाकिस्तान में और बढ़ने का काम हुआ? तो निश्चित रूप से जब एक की काट आप दूसरों को बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। नाज़रीन, आप ये बहस देख रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है उसमें इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। जब तक गुड तालिबान और बैड तालिबान का कंसेप्ट रहेगा यही होगा। जब एक को काटने के लिए दूसरे को खड़ा कीजिएगा तो जाहिर सी बात है खून और कत्ल गारत होगा। सीधी सी बात यह है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक टॉलरेंस का एटमॉस्फेयर बनाना, एक कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनना कि सब साथ मिलकर के रह सकते हैं, ये जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि जो वहां के हसास इदारे हैं वो इस तरह के ग्रुप, इस तरह के गिरोहों से अपने आप को दूर करें, आर्मी न्यूट्रल हो और वहां का जो निजाम है वो ना शिया हो, ना सुन्नी हो, ना कट्टरपंथी हो, वो सिर्फ गवर्नेंस की बात करे। जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होती रहेंगी और इससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा जो साउथ एशिया है वो इससे अफेक्टेड रहेगा। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर ही देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।